क्योंकि एक बाहर से दुनिया देखता हूँ तो मुझे भी लगता है यार कि मुझे भी टीवी पे डिबेट करना है, मुझे भी लोगों से जा करके बात करना है, मुझे भी जाके आंदोलन करना है। लेकिन जब मैं उसमें डेली में आ जाता हूँ तो 23 साल निकालने के बाद आपको क्या लगता है कि कितना ईजी है, कितना डिफिकल्ट है और कैसे उसको बनाए रखें? देखिए, किसी भी काम को करने के लिए व्यक्ति के अंदर अगर स्थिरता नहीं रहेगी तो वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता है। अगर पढ़ने वाला विद्यार्थी है, वो स्थिर होकर के अगर पढ़ाई नहीं करेगा, तैयारी नहीं करेगा तो कोई भी एग्ज़ाम पास नहीं कर पाएगा। उसी तरीके से व्यापार है, अगर आप गद्दी पर बैठे नहीं हैं, समय नहीं दिए हैं, अगर किसी और के सहारे अगर गद्दी छोड़ दिए हैं तो व्यापार आपका चौपट हो जाएगा। उसी तरीके से सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र है, अगर आप समाज में समय नहीं दिए हैं तो आप कतई आप उस क्षेत्र में आगे बढ़ नहीं सकते हैं। आज का जो युवा आ रहा है, आना अच्छी बात है, क्योंकि राजनीति में जितने सारे लोग होंगे उतना ज़्यादा समाज का भला होना है। क्योंकि मेरा भी यही मानना है कि राजनीति जो चाहे, राजनीतिक मंशा अगर जैसी होगी, चाहे वो जिस देश का, प्रदेश का, वैसा ही वह देश आगे बढ़ेगा। क्योंकि जब तक कार्यपालिका, विधायिका चीज़ों को बनाएगी नहीं, कार्यपालिका एग्जीक्यूट नहीं करेगी और बाकी चीज़ें फिर धरातल पे आएंगी, तो वहाँ पे युवाओं के लिए आपका क्या मैसेज होगा? देखिए, एक बात जो आपने कही है कि आज के युवा, वो अभी वर्तमान की जो राजनीति चल रही है वो सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया की राजनीति हो गई है। सोशल मीडिया और वर्तमान के युवाओं के सामने सबसे बड़ा संकट क्या है, वो बड़े बड़े लोगों को, 4 गाड़ियों को ले करके चलने वाले लोगों को और उसी को रील बना करके डालना, और वैसे ही नेता अपने आप को बनाने का प्रयास करते हैं जी, जबकि वास्तविकता ये नहीं है। क्योंकि अगर पढ़े लिखे लोग राजनीति में नहीं रहेंगे तो कम पढ़े लिखे लोग पढ़े लिखों पर शासन करेंगे, इसलिए भी पढ़े लिखे लोगों का राजनीति में आना जरूरी है। अगर आपको उच्च शिक्षा चाहिए तो आपको बाहर जाना ही पड़ेगा। तो उसके लिए क्या एक बीएचयू हो गया अगर, जो कि बनारस में है, और वो भी मतलब लगभग 100 साल हो गए बीएचयू को, उससे ज़्यादा ही हो गए, तो क्या वैसे इंस्टीट्यूशन के निर्माण पे सरकार का ध्यान खींचा जा रहा है, सरकार का खुद का ध्यान है? क्योंकि हमने और आपने तो अपने बच्चों को सरकारी प्राइमरी विद्यालयों में भेजना छोड़ दिया है, इसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा। भले मैं तो सरकारी विद्यालय से पढ़ा हूँ, प्राइमरी क्या 8वीं तक मैं तो सरकारी से पढ़ा हूँ, लेकिन आज क्या मैं अपने बच्चे को भेजूंगा? सो आंसर है नो। तो उस पर क्या सरकार का ध्यान है? क्योंकि मेजर जो, जब बच्चा अगर प्राइमरी तक ही मजबूत नहीं होगा, जब जड़ ही कमजोर हो जाएगा तो फिर आगे तो कितना भी अच्छा गुणवत्ता कर ले, तो उस पर क्या कोई ध्यान है सरकार का? आप अभी एमएलसी स्नातक वाला जो चुनाव है उसकी तैयारी कर रहे हैं, और अगर पार्टी आपको टिकट देती है तो चुनाव लड़ेंगे, तो उसका आपके लिए एज ए कैंडिडेट आप क्या इंपॉर्टेंस देखते हैं? और ये जो युवा इसमें एज ए वोटर भागीदारी करेंगे, उनके लिए इसका क्या इंपॉर्टेंस है? देखिए, स्नातक निर्वाचन एक बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है, जिसमें खास तौर से जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं उनको जरूर, क्योंकि जब हम किसी लोकतंत्र के किसी व्यवस्था के ऊपर सवाल अगर उठाने के बारे में सोचते भी हैं तो सबसे पहले लोकतंत्र की उस व्यवस्था में मुझे भाग लेना पड़ेगा, तभी मैं उस पर सवाल उठाने का हक। सही बात है। इसलिए मैं खास तौर से पढ़े लिखे लोगों से यह आग्रह करना चाहता हूं, क्योंकि जब मैं आज यह चुनाव ऐसा है कि जब हम निकलते हैं, जब चुनाव यह होता है, जिस तरीके से छात्र संघ का चुनाव है उसी तरीके से इसका वोटर लिस्ट भी हर बार बनाना पड़ता है। जैसे ही चुनाव समाप्त होगा इसका वोटर लिस्ट समाप्त हो जाता है, फिर अगली बार चुनाव होगा तो इसका वोटर लिस्ट पुनः बनवाना पड़ता है। जितने लोग फार्म भरेंगे उतने लोग ही इसके वोटर हो पाएंगे। सही बात। तो मैं इस चुनाव के लिए ये मानता हूँ कि भाई इसमें सबसे बड़ी बात ये होनी चाहिए कि भाई जो लोग भी एक बार वोटर हो जाएं उसे दोबारा फिर से फार्म न भरना पड़े, ये बहुत नियम होना चाहिए। सही बात है। नमस्कार, स्वागत है आपका द राइजिंग भारत पॉडकास्ट के एक नए एपिसोड में। आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ हैं देवेंद्र भाई पटेल जी, जिनसे हम बहुत सारी चीज़ों पर बात करेंगे। खास तौर से युवाओं के लिए राजनीति में अपना एक स्टार्टिंग पॉइंट क्या होता है, क्योंकि उनका एक बहुत ही लंबा राजनीतिक अनुभव रहा है। 2002 से वो छात्र राजनीति के जरिए एबीवीपी से जुड़े और उसके बाद 2017 तक वहाँ पे सक्रिय भूमिका निभाने के बाद 2017 से अभी तक वो भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री हैं। तो आइए उनसे जानते हैं कि जो युवा राजनीति से जुड़ना चाहते हैं उनके लिए क्या सीख है, और उसके बाद आगे किस तरीके से वो अपने आप को राजनीति से जोड़ करके आगे अपने आप को बढ़ा सकते हैं। तो बात करते हैं देवेंद्र भाई पटेल जी से। नमस्ते। नमस्ते। कैसे हैं? ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, क्योंकि वही है, सबका बिजी शेड्यूल है,
मिलना बड़ा मुश्किल है, उसके बाद भी अगर आप टाइम निकाल के दे रहे हैं तो उसके लिए दिल से धन्यवाद। और अगर मैं हो सकता है क्योंकि धीरे धीरे 23 साल हो गया आपका जो करियर है ये राजनीतिक, तो अगर उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताएं कि छात्र राजनीति में तो एक कह लीजिए कि युवा नेता का एक क्रेज रहता है, लेकिन आज के 23 साल पहले उतना नहीं था, तो वहाँ पे जाने का आपका उत्सुकता कैसे हुआ? क्या कोई एक क्लिक पॉइंट था कि नहीं मुझे भी जाना है, कुछ अच्छा लगा, कोई प्रेरक था? और दूसरा, इतने लंबे समय तक बने कैसे रह गए आप? तो दोनों चीज़ों पे अगर आप थोड़ा प्रकाश डालें। कि बहुत मेरे लिए तो बचपन से लेकर के अब तक सारी चीज़ों को एक तरीके से याद करने जैसा है। और सौभाग्य मेरा रहा कि मैं विद्यार्थी परिषद में लंबे समय तक काम किया और विद्यार्थी परिषद के संपर्क में आया। शुरू में मैं संघ के संपर्क में था, चूँकि राजनीतिक क्षेत्र में काम करने की छात्र जीवन से ही एक, जब मैं किसी को भाषण देखता था और तो ये इच्छा रहती थी कि मैं भी कभी भाषण दूं। अच्छा। और वो प्लेटफार्म मुझे विद्यार्थी परिषद में काम करने के बाद मुझे मिला कि तमाम विषयों पर, तत्कालीन जो विषय हैं उस पर, देश की समस्याओं पर, तमाम विषय पर बोलने का अवसर मिला, समाज के सामने चीज़ों को रखने का अवसर मिला। सही बात है। और 2002 में मैं विद्यार्थी परिषद के संपर्क में आया और नगर मंत्री से लेकर के तहसील संयोजक के बाद जिला सह संयोजक, विभाग सह संयोजक, विभाग संयोजक, उसके बाद मैं गोरखपुर में संगठन मंत्री के रूप में फिर मैं चला गया। और संगठन मंत्री से लौट करके जब मैं आया तो उसके बाद फिर विद्यार्थी परिषद ने मुझे प्रदेश सहमंत्री बनाया और सहमंत्री के बाद फिर प्रदेश मंत्री। 2014 से 2016 तक मैं प्रदेश मंत्री के रूप में काम किया। क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र में काम करने की इच्छा रही, इस नाते से फिर विचार भारतीय जनता पार्टी से सदैव हम लोगों के मिलते जुलते हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी में हम लोगों ने काम शुरू किया। और 2017 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले मुझे बीजेपी की वर्किंग में लगाया गया और जुलाई 2018 में जब टीम बनी तो उसमें प्रदेश का महामंत्री मुझे बनाया गया। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि संगठन ने मुझे इस लायक समझा, इस दायित्व का निर्वहन कर रहा हूँ। 2018 में टीम बनी, उसमें मैं प्रदेश का महामंत्री रहा। उसके बाद फिर दोबारा टीम 2021 में बनी, उसमें भी मैं प्रदेश का महामंत्री दोबारा बना और आज अभी वही टीम चल रही है। जी, तो एक तरीके से देखा जाए, जो लोग बोलते हैं, एक टर्म आता है कि पॉलिटिक्स में पैराशूट लैंडिंग, तो वो वाली आपके साथ तो नहीं रही है। 23 साल की जर्नी के बाद आप यहाँ तक पहुँचे हैं। तो अगर कोई आज का जो युवा है, क्योंकि आप भी देख रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ, सोशल मीडिया पे सबको युवा नेता बनने का शौक तो है, लेकिन अगर देखा जाए तो ये 23 साल, बहुत सारे लोगों की तो उम्र आज के डेट में 23 साल होगी, तो ये 23 साल को बिताना और अपने आप को उस पर्पज से, या जो एक माइंडसेट आपने बोला ना कि स्टार्टिंग में कि वो भाषण देते हुए देखना अच्छा लगता था, या समाज के जो समस्याएं हैं या जो अच्छी चीज़ें दिख रही हैं चीज़ें, उनको बोलना, समाज के सामने लाना, वो अच्छा लगता था। लेकिन जब डेली उसी में आप आ जाते हो तो वो कितना ईजी होता है, कितना डिफ़िकल्ट होता है। क्योंकि एक बाहर से दुनिया देखता हूँ तो मुझे भी लगता है यार कि मुझे भी टीवी पे डिबेट करना है, मुझे भी लोगों से जा करके बात करना है, मुझे भी जाके आंदोलन करना है। लेकिन जब मैं उसमें डेली में आ जाता हूँ तो 23 साल निकालने के बाद आपको क्या लगता है कि कितना ईजी है, कितना डिफ़िकल्ट है और कैसे उसको बनाए रखें? देखिए, किसी भी काम को करने के लिए व्यक्ति के अंदर अगर स्थिरता नहीं रहेगी तो वो जीवन में कुछ नहीं कर सकता है। अगर पढ़ने वाला विद्यार्थी है, वो स्थिर होकर के अगर पढ़ाई नहीं करेगा, तैयारी नहीं करेगा, तो कोई भी एग्ज़ाम पास नहीं कर पाएगा। उसी तरीके से व्यापार है, अगर आप गद्दी पर बैठे नहीं हैं, समय नहीं दिए हैं, अगर किसी और के सहारे अगर गद्दी छोड़ दिए हैं तो व्यापार आपका चौपट हो जाएगा। उसी तरीके से सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र है, अगर आप समाज में समय नहीं दिए हैं तो आप कतई आप उस क्षेत्र में आगे बढ़ नहीं सकते हैं। यह एक तरीके से ऐसा क्षेत्र है जिसमें आप सामाजिक, राजनीतिक हर क्षेत्र का अनुभव लेते हुए और स्वयं को, मतलब कई बार ऐसा इस राजनीतिक दौर में बीच में 1-2 बार ऐसा रहा कि दायित्व न होने के बावजूद भी लगातार उसी निष्ठा के साथ काम करने की जो प्रेरणा संगठन के अन्य लोगों को देख करके मुझे मिली कि जो संगठन मंत्री हमारे हुआ करते थे और
जो पूर्णकालिक कार्यकर्ता हैं, उन लोगों को देख करके सदैव हम लोगों को प्रेरणा मिलती रही कि ये घर परिवार छोड़ करके हम लोगों के बीच में काम कर रहे हैं, इसलिए ये उत्साह निरंतर बना रहा। दायित्व तो होना मायने नहीं रखता है हम लोगों के लिए। नहीं, वो देखिए दोनों चीज़ें हैं। बहुत सारे लोग हैं कि वो दायित्व को देख के आकर्षित होते हैं कि नहीं ये तो नेता बन गया, विधायक बन गया, और होता भी है कभी कभी कि किस्मत है या कुछ चीज़ें हैं कि बहुत ही कम उम्र में लोग विधायक भी बन जाते हैं या कुछ भी बन जाते हैं। बट बहुत लोगों के लिए ये डेली जो एक रास्ता है, ये नापना बहुत ही लंबा हो जाता है। 23 साल बहुत होता है। अगर 23 साल अगर आप कहीं भी किसी भी फील्ड में देते थे तो शायद आज आपके पास एक पद होता, पोजीशन होता, लेकिन वो सेटिस्फैक्शन जहाँ पे आज आप बैठे हो, जो सेटिस्फैक्शन आपको आज मिल रहा है, क्योंकि आपने बोला कि मुझे समाज से जुड़े रहना था, अपने आप को बनाए रखना था। तो आज का जो युवा है, जैसा मैंने बोला कि बहुत सारे गाने बन गए हैं, किसी के साथ भी फोटो खिंचाए और वो गाने के साथ एक स्टेटस डाल देना, और जो पारंपरिक है कि जो ये एक एक दिन बिता करके आए, दोनों में कितना अंतर देखते हैं आप। आज का जो युवा आ रहा है, आना अच्छी बात है, क्योंकि राजनीति में जितने सारे लोग होंगे उतना ज़्यादा समाज का भला होना है। क्योंकि मेरा भी यही मानना है कि राजनीति जो चाहे, राजनीतिक मंशा अगर जैसी होगी, चाहे वो जिस देश का, प्रदेश का, वैसा ही वह देश आगे बढ़ेगा। क्योंकि जब तक कार्यपालिका, विधायिका चीज़ों को बनाएगी नहीं, कार्यपालिका एग्जीक्यूट नहीं करेगी, और बाकी चीज़ें फिर धरातल पे आएंगी नहीं, तो वहाँ पे युवाओं के लिए आपका क्या मैसेज होगा? देखिए, एक बात जो आपने कही है कि आज के युवा, वो अभी वर्तमान की जो राजनीति चल रही है वो सबसे ज़्यादा सोशल मीडिया की राजनीति हो गई है। सोशल मीडिया, और वर्तमान के युवाओं के सामने सबसे बड़ा संकट क्या है, वो बड़े बड़े लोगों को, 4 गाड़ियों को ले करके चलने वाले लोगों को, और उसी को रील बना करके डालना, और वैसे ही नेता अपने आप को बनाने का प्रयास करते हैं जी। जबकि वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता ये है कि जब तक आप ज़मीन पर नहीं जाएंगे, लोगों से मिलेंगे नहीं। लोग कहते हैं ना कि भैया हम रील, मतलब सोशल मीडिया पर हमारे करोड़ों में फॉलोअर हैं, और जब घर पे कोई समस्या आई तो कोई देखने वाला तक नहीं है। ट्रू है, ट्रू है। ठीक, तो ऐसी चीज़ें आज के युवाओं के साथ ज़्यादा हैं। इसलिए मेरा ख़ास तौर से आज के युवाओं से आग्रह है कि सोशल मीडिया पर एक्टिव रहना ये प्राथमिकता देनी चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ हमें ज़मीन पर उतर करके, घर घर लोगों से मिल करके, कॉलेज जा करके, हम लोगों ने तमाम ऐसे कार्यक्रम संगठन के रहते थे। कॉलेज कैंपस पर गेट पर खड़े होकर के सदस्यता की है, गेट पर हस्ताक्षर अभियान चलाया है, तमाम विषयों को लेकर के हम लोगों ने हस्ताक्षर अभियान चलाया कि कैंपस की ऐसी समस्या है, चाहे साइकिल स्टैंड का विषय हो, चाहे पानी पीने की समस्या हो, ऐसे तमाम विषयों पर हस्ताक्षर अभियान चला करके लोगों को जागरूक किया। इस माध्यम से भी कभी कभी हम लोग बाहर जाते हैं, लखनऊ में हैं या बनारस में हैं तो ये देखते हैं कि कोई युवा आकर के ये कहता है कि भैया आप फला सन में हमारे कॉलेज पर आए थे और एक सदस्यता अभियान चल रहा था, उसकी रसीद आप हमारी काटे थे। तो देख करके हमको अच्छा लगता है कि आखिर इतने वर्षों का जो परिश्रम था, उस साल हम उस कॉलेज पर जा करके, कभी कभी संगठन कहीं प्रवास लगा देता था। ज़्यादातर जब हम जाते हैं लखनऊ तो बलिया के नौजवान मिल जाते हैं, जब हम वहाँ सदस्यता अभियान चलाते थे, तमाम आंदोलन किए, अभ्यास वर्ग में गए। तो ऐसे युवा मिल करके हम लोगों को उत्साह देते हैं कि छात्र जीवन में जो हमने बोया था आज हम लोगों को मिल रहा है, ऐसी टीम मिल रही है, ऐसे लोग मिल रहे हैं, तो वो भी एक उत्साह का। तो ऐसे युवाओं को भी लोगों से मिलना चाहिए, संपर्क करना चाहिए। केवल और केवल रील बना देने से ही कुछ नहीं होता है। सही बात है कि वो साथ में गाड़ियों का काफिला निकल गया, फोटो खिंचा के रील डाल दिया, उससे कुछ होना नहीं है जब तक समाज के मुद्दों को आप सही तरीके से सही प्लेटफॉर्म पे नहीं उठा रहे। दूसरा, क्योंकि मैं ये जो पॉडकास्ट करता हूँ खास तौर से युवाओं की बात करता हूँ, और अभी तो जो मैं आया हूँ तो पूर्वांचल के युवाओं की ज़्यादा बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगर आज का जो परिवेश देखेंगे, लोगों के एक्सपेक्टेशन बदल रहे हैं युवाओं के, चाहे वो रोजगार के प्रति हो, शिक्षा के प्रति हो, स्वास्थ्य के प्रति हो, चीज़ें बदल रही हैं। तो अगर आप उसको एक राजनीतिक पार्टी के मेंबर के रूप में देखते हैं तो इसको मीट करने के लिए सरकार क्या कर रही है या भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर आप देखेंगे तो पूर्वांचल से आज भी पलायन थोड़ा सा जारी है। शिक्षा है, ऐसा नहीं कि नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत काम हुआ है, क्योंकि जिधर जाओ बनारस में मतलब वो लगता है कि यार कितना चेंज हो गया है। कहीं पे जाओ फ्लाईओवर बना है, बहुत सारी चीज़ें बनी है, और पूरे पूर्वांचल में बना है। लेकिन इन दोनों चीज़ों पे जो एजुकेशन है, उच्च शिक्षा और रोजगार है, वहाँ पे आप कैसे देखते हैं कि सरकार किस तरीके से देखना चाहिए सरकार को, और युवाओं को किस तरीके से एड्रेस करना चाहिए ऐसी चीज़ों को? देखिए, अच्छी बात आपने कही, चूँकि युवाओं से जुड़ा विषय है तो रोजगार फर्स्ट प्रायोरिटी पर आप पूछेंगे ही।
लेकिन हमारा ये मानना है कि सबसे अधिक जो, अगर आप पूर्वांचल की बात करेंगे तो मैं मानता हूँ कि पूर्वांचल में पलायन नाम की चीज़ पूर्वांचल में नहीं है। ठीक। और किसी भी नौकरी को करने, हम कहीं हमारी नौकरी लग गई, हम किसी दूसरे शहर चले गए, वो नौकरी की ज़रूरत है, हम वहाँ चले गए, लेकिन सारी नौकरी आपके गृह जनपद में तो मिल नहीं सकती। हम अगर तो अलग अलग तरीके की पढ़ाई किए हैं, अलग अलग तरीके का जॉब करना चाहते हैं, तो हर नौकरी आपके अपने गृह जनपद में नहीं मिल सकती है। तो हम जिस लायक हैं वहाँ पर जा करके हमको नौकरी करना पड़ेगा। और पलायन एक दूसरा विषय है, पूर्वांचल में पलायन की कोई समस्या नहीं है। ठीक। और जो रोजगार का विषय है, जहाँ भी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा वहाँ रोजगार, स्वरोजगार, सारी चीज़ें बढ़ेंगी। रोड बनते हैं तो उसमें भी मजदूर से लेकर के चाहे कॉन्ट्रैक्टर हों, हर व्यक्ति को रोजगार मिल रहा है। और चाहे हॉस्पिटल बन रहे हैं उसमें भी कॉन्ट्रैक्टर लगे हैं, मजदूर लगे हैं, उसमें भी। अब जहाँ हॉस्पिटल खुले हैं वहाँ पर धीरे धीरे सुविधाएं भी बढ़ रही हैं। मैं सोनभद्र का रहने वाला हूँ। सोनभद्र ज़िले में जहाँ दुद्धी से लेकर के अनपरा शक्तिनगर से लेकर के लोग जिला मुख्यालय पर आकर के वहाँ 120 किलोमीटर 140 किलोमीटर से लोग आकर के जिला मुख्यालय पर दवा कराते थे। ठीक। उससे पहले लोग सीधे वहाँ से 250 किलोमीटर चल करके बनारस आकर के दवा कराते थे। आज लोगों को 20-25 किलोमीटर के रेंज में हॉस्पिटल मिल जा रहा है, सरकारी सुविधाएं मिल रही हैं। और इतना ही नहीं, वहाँ पर जो मशीनरी वगैरह भी है, चाहे आज मैं स्वयं अगर अपनी बात करूं, बच्चे का इंजेक्शन जब लगवाना था तो हम लोग हमेशा प्राइवेट हॉस्पिटल को खोजा करते थे। आज महंगे से महंगे इंजेक्शन जो 6,000-5,000 में प्राइवेट हॉस्पिटल में मिल रहे थे, वो हम सरकारी हॉस्पिटल में लगा करके, वहाँ एक सबसे बड़ी सुविधा मैंने ये देखी कि महंगी मशीनें होने के कारण जब सरकारी कर्मचारी कोई दवा एक्सपायर हो जाता है तो उसका व्यक्तिगत लाभ नहीं है, तो उस दवा को तुरंत वो फेंक देता है, डिस्कार्ड कर देता है। लेकिन मैं ये पुष्टि के साथ नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ज़्यादातर किसी का व्यक्तिगत लाभ होता है तो हो सकता है कोई इंजेक्शन को 1 महीने तक और चला सकता है, लेकिन सरकारी हॉस्पिटल में ऐसा कोई लाभ की प्रक्रिया तो है नहीं, तो वो तुरंत ही डिस्कार्ड करेगा इसका। तो हमारा ये मानना है कि जिस तरीके से हॉस्पिटल बढ़ा है, लोग सरकारी अस्पतालों का लाभ ले रहे हैं, और हमको लगता है कि अधिक से अधिक हमारे यहाँ सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, यहाँ तो मेडिकल कॉलेज भी सुचारू रूप से चल रहे हैं। वहाँ डॉक्टर की भी नियुक्तियाँ हुई हैं, कंपाउंडर की भी नियुक्तियाँ हुई हैं, एएनएम की भी नियुक्तियाँ हुई हैं, सबकी नियुक्तियाँ हुई हैं, और प्रॉपर वे में मेडिकल कॉलेज भी चल रहे हैं। आपने बोला पलायन नहीं है पूर्वांचल में। अगर देखा जाए, दो पलायन का मतलब ऐसा नहीं है कि बस लेबर वर्कफोर्स ही यहाँ से जाए तो उसी को पलायन बोले। आप स्किल अगर देखेंगे, जैसे कि मैं नहीं बोल रहा हूँ कि नहीं एकदम से काम नहीं हुआ है, बट जो जितना डेवलपमेंट हो रहा है, चाहे वो वेस्टर्न यूपी देख लो आप, नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, वो हो गया। और अगर पूर्वांचल को आप कंपेयर करेंगे, एक भी स्पेशल इकोनॉमिक जोन यहाँ पे नहीं खुला है, कोई भी ऐसी इंडस्ट्रीज नहीं बैठाई गई है व्यापक तौर पे जो कि रोजगार फोकस्ड हो, चाहे वो वेयर हाउसेज हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे आईटी हो। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हुआ नहीं है तो मनसा नहीं है, बट मैं वही जानना चाहता हूँ या आपसे इस मुद्दे को सरकार तक या जो लोग हैं उन तक पहुंचाने की कोशिश करना चाहता हूं कि क्या इस पे भी सरकार विचार कर रही है, क्योंकि ज़रूरी तो है। अगर आप आज देखेंगे पूरे बनारस में या पूरे पूर्वांचल में आप देखेंगे तो कहीं पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन नहीं। मैं पुणे में जहाँ पे बैठता हूँ, मैं इसके लिए कभी कभी वहाँ का रील बनाता हूँ, क्योंकि देखता हूँ तो वो कष्ट होता है। हिंजेवाड़ी करके है, आप देखोगे तो पुणे में, हिंजेवाड़ी में आज के डेट में पूरी दुनिया की ऐसी कोई भी बड़ी IT कंपनी नहीं है जिसका कि ऑफिस वहाँ पर नहीं है। और वही हिंजेवाड़ी, क्योंकि मैं वहीं से अपना पोस्ट ग्रेजुएशन किया हूँ, PGDM किया था, तो 15 साल पहले वहाँ पे मतलब जंगली जानवर भी वहाँ जाने से शायद डरते होंगे। और आज वहाँ पे आप चले जाओ तो रात मतलब 24 घंटे वहाँ पे, क्योंकि IT इंडस्ट्री है तो आपको पता है 24/7 रन होता है, शिफ्ट से काम होता है। तो वैसी मनसा यहाँ पे क्या चल रही है सरकार की तरफ से? कुछ प्लेसेज है जिनको आइडेंटिफाई करके वहाँ पर लाने की कोशिश हो रही है? अगर नहीं हो रही है तो मेरी आपसे यही दरख्वास्त रहेगी कि आप इसको उचित प्लेटफॉर्म तक पहुँचाएँ, जिससे कि सरकार उस पर सोचे। देखिए, जैसी ज़रूरत रहती है सरकार उसकी तरफ पहल कर रही है, और जो विषय आप कह रहे हैं उस तरफ सरकार बिल्कुल धीरे धीरे आगे बढ़ भी रही है। जैसे वेयर हाउसिंग की बात आपने करी और सारी चीज़ें, तो मुझे ध्यान है कि अभी पिछले 3 सालों में लगातार सरकार ने वेयर हाउसिंग की तरफ अभी केयर किया है, और हर ज़िले में लगभग 10 से 12
ऐसे वेयर हाउस बन रहे हैं और कुछ के टेंडर निकाले सरकार ने। अच्छा। और ये केवल मैं पूर्वांचल की बात नहीं कर रहा हूँ, ये पूरे उत्तर प्रदेश की बात मैं कर रहा हूँ कि हर जिले में ऐसा, और सरकार हर चीज़ों की तरफ आगे बढ़ रही है। और मैं मानता हूँ कि जो स्पेशल जोन की बात आपने कही, अभी 2 दिन पहले ही एक जगह मैं जिला उद्योग केंद्र का एक कार्यक्रम था, मैं उसमें गया और अच्छा। उन्होंने बताया कि सरकार ने हर ज़िले में ऐसा कहा है कि एक इंडस्ट्रियल एरिया बनाने के लिए स्पेशल, वो भी खास तौर से जो आकांक्षी ज़िले हैं, प्रधानमंत्री जी के आकांक्षी ज़िलों को फोकस करते हुए, क्योंकि सोनभद्र या मिर्ज़ापुर 2 ज़िलों का उन्होंने विस्तार से ये बताया कि 2 स्थानों पर ज़मीन का सर्वे चल रहा है, जहाँ भी ज़मीन मिल जाएगी वहाँ हम इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप करेंगे। अच्छा। क्योंकि वाराणसी के आसपास तो चंदौली हो, बनारस हो, भदोही हो, यहाँ जौनपुर हो, इधर तो मान लीजिए कवर है, लेकिन जो आकांक्षी ज़िले हैं वहाँ पर कम है, इस वजह से उसको फोकस सरकार ने ज़्यादा किया है। नहीं, मेरा वही कहना कि अगर आप देखेंगे जैसे हिंडाल्को है सोनभद्र में, अनपरा है, एनटीपीसी है, वो खुले, लेकिन उसके बाद अगर वैसे और भी परियोजनाएं आए, वैसे और भी इंडस्ट्रीज लगेंगे, तो मुझे लगता है कि पलायन तो नहीं हम बोलेंगे कि फिर दूसरे राज्यों के लोग या दूसरी जगह के लोग भी, क्योंकि हिंडाल्को में अगर देखेंगे तो दूसरे राज्यों के लोग होंगे ही होंगे, ऐसा है ही नहीं कि नहीं होंगे। तो वैसे और भी कंपनी अगर आएंगी तो मुझे लगता है कि उससे थोड़ा ज़्यादा बेहतर होगा, पूर्वांचल थोड़ा ज़्यादा तेज़ी से आगे बढ़ेगा। दूसरा, क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा से जुड़े हुए हैं, तो आप लोग युवाओं के बीच में किस तरीके से जाते हैं, किस तरीके से उनको जोड़ते हैं, और क्या स्पेशल है इस पर्टिकुलर संगठन का जो कि युवाओं की तरफ ध्यान दिलाता है पार्टी का? क्योंकि दोनों तरफ से है, एक तो युवा आपसे जुड़ेगा और आप युवा से जुड़ रहे हो, तो युवा से जुड़ने के बाद उनके लिए आप क्या सोच रहे हो एज ए संगठन, तो उसके बारे में अगर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। देखिए, पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी संगठन है जो खास तौर से युवाओं से आग्रह करती है कि युवाओं को राजनीति में आगे आना चाहिए, क्योंकि युवा है जो देश को दिशा दे सकता है, युवा है जो समाज को दिशा दे सकता है, और निश्चित तौर पर युवाओं के कंधे पर ही देश का भविष्य है। इस बात को भी बताने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। माध्यम भारतीय जनता युवा मोर्चा है। हम युवाओं से मिल करके तमाम ऐसे कार्यक्रम हैं, कार्यक्रमों के माध्यम से उनसे संपर्क करके युवाओं को जोड़ते हैं। लेकिन ख़ास तौर से जब युवा आ जाते हैं तो उनको केवल ग्लैमर की राजनीति करना भारतीय जनता युवा मोर्चा नहीं सिखाता है। भारतीय जनता युवा मोर्चा लगातार साल में एक बार प्रशिक्षण वर्ग भी कराता है कि युवाओं को राजनीति कैसे करना चाहिए, युवाओं को किन विषयों को उठाना चाहिए, किन विषयों को लेकर के समाज का जो जनप्रतिनिधि है उसके सामने किस विषय को रखना चाहिए, सांस्कृतिक रूप से हमारा क्षेत्र या हमारा ज़िला किस चीज़ में पिछड़ रहा है, या कौन सी ज़रूरत है जो हमारे ज़िले के युवाओं को चाहिए, चाहे शिक्षा की व्यवस्था हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो, अगर कहीं अनियमितता भी पाई जा रही है उसको भी युवा मोर्चा अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम से कह करके, बता करके, और यही आग्रह हम सदैव युवाओं से यह करते हैं कि पढ़े लिखे युवा अगर समाज में आगे आएंगे, राजनीतिक क्षेत्र में आगे आएंगे, क्योंकि राजनीतिक क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है कि जहां सारी पॉलिसी राजनीति ही तय करती है। इसलिए भी पढ़े लिखे युवाओं का राजनीति में आना बेहद ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर पढ़े लिखे लोग राजनीति में नहीं रहेंगे तो कम पढ़े लिखे लोग पढ़े लिखों पर शासन करेंगे। इसलिए भी पढ़े लिखे लोगों का राजनीति में आना ज़रूरी है। नहीं, वो तो ज़रूरी है जो आपने बोला, क्योंकि और दूसरा क्या है जो आपने बोला, दोनों बहुत ही मतलब एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं। एक तो युवा, क्योंकि जो प्रधानमंत्री जी भी बार बार कहते हैं कि नहीं, भारत युवाओं का देश है, विश्व में सबसे बड़ी युवाओं की जो आबादी है वो भारत में है। तो अगर उनकी ज़रूरतों को, उनकी आकांक्षाओं को अगर पूरा करना है तो उनके बीच का कोई अपना उठेगा। अगर मेरा जो डे टू डे का एक प्रॉब्लम होगा या रिक्वायरमेंट होगा, शायद वो मैं आपको ज़्यादा सही तरीके से समझा पाऊंगा रादर देन कि एक 60 ईयर्स वाले को। उनके लिए वो शायद हो सकता है कि वो ज़्यादा मॉडर्न लगे या लगे कि यार ये ओवर एक्सपेक्टेशन हो रहा है। और दूसरा है कि जब पढ़े लिखे रहेंगे तो वो जो पढ़े लिखे लोग आएंगे उनके चीज़ों को भी समझेंगे कि नहीं, अच्छा ये इतना काबिल है तो इसके लिए इस तरीके की पॉलिसी बनाया जाए या इस तरीके की चीज़ों को आगे बढ़ाए। दूसरा जो है कि अगर पूर्वांचल में शिक्षा देखें,
आप भी जब रहे होंगे छात्र या मैं या अभी भी जो है, अगर देखेंगे तो पूरे पूर्वांचल में 2-3 ही इंस्टीट्यूट हैं जिन्होंने कि एक अपना पहचान बनाया हुआ है। BHU है, इलाहाबाद जो यूनिवर्सिटी है वो है, अभी एम्स आया है गोरखपुर में जो मेडिकल कॉलेज है। उसके अलावा कोई ऐसा नहीं है। अगर आपको उच्च शिक्षा चाहिए तो आपको बाहर जाना ही पड़ेगा। तो उसके लिए क्या एक BHU हो गया अगर, जो कि बनारस में है, और वो भी मतलब लगभग 100 साल हो गए BHU को, उससे ज़्यादा ही हो गए, तो क्या वैसे इंस्टीट्यूशन के निर्माण पे सरकार का ध्यान खींचा जा रहा है? सरकार का खुद का ध्यान है, क्योंकि सरकार काम तो कर रही है बहुत ज़्यादा, लेकिन क्या वो कुछ ऐसा हो रहा है, और हो रहा है तो क्या आप उसको बताना चाहेंगे? देखिए, सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप भी कर रही है, नए संस्थान खोल भी रही है, लेकिन जितना नए संस्थान खोल रही है उससे कहीं ज़्यादा जो संस्थान हमारे हैं उसकी गुणवत्ता बनी रहे, उसमें जो पढ़ने वाले विद्यार्थी जिस उद्देश्य से जा रहे हैं वो उद्देश्य की पूर्ति हो, जिस शिक्षा को ग्रहण करना चाहते हैं वो शिक्षा उन्हें मिले, इस पर पूरा प्रयास कर रही है कि उसकी गुणवत्ता बनी रहे। निश्चित तौर पर पहले जैसे गुणवत्ता का ख्याल सरकार नहीं रखती थी, पिछले जब से हमारी सरकार आई है तब से निरंतर मैं देख रहा हूँ कि चाहे राज्य विश्वविद्यालय हो चाहे केंद्रीय विश्वविद्यालय हो, दोनों विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता का ख्याल सरकार रख रही है। और अभी आप अगर गुणवत्ता की बात करेंगे तो महामहिम राज्यपाल वाराणसी में आई थी, दीक्षांत समारोह विद्यापीठ का हुआ था। थोड़ा भी गुणवत्ता की अगर कमी पाई जाती है तो निश्चित तौर पर महामहिम के द्वारा चाहे मुख्यमंत्री जी के द्वारा तुरंत उसका डांट फटकार भी, हमको तो लगता है कि वहाँ विद्यापीठ में एक हॉस्टल की बात, मतलब छोटी से छोटी बात हमारे नेताओं को पता है और उसका निदान कैसे करना है उसके लिए प्रयास निरंतर हम कर रहे हैं। प्राइमरी विद्यालयों पे क्या कुछ फोकस है? बीच में एक कंट्रोवर्शियल आया था, टॉपिक उठा था कि नहीं 29,000 प्राथमिक विद्यालयों को बंद किया जा रहा है क्योंकि वहाँ पे बच्चे नहीं जा रहे। मैंने उस पर एक वीडियो भी बनाया था, चैनल पे है, कि मेरा मानना था कि वो गलत है या सही भी है, कि लॉजिक है कि लोग नहीं है तो उसको क्यों रखा जाए, दूसरे जगह पे मर्ज कर दिया जाए। लेकिन क्या उससे पहले सरकार या आप जैसे युवा, क्योंकि किसी ने, सबने, या तो 2 ही चीज़ें हुई उस टाइम पे, विपक्ष ने बोला गलत है, पक्ष ने बोला सही है। लेकिन मैं जितने लोगों से जुड़ा हूँ या मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से या समाचारों के माध्यम से, कोई भी ऐसा नहीं हुआ जो धरातल पे जाके 4 प्राइमरी विद्यालयों के वहाँ पे जाकर के एक वीडियो बनाए या एक साक्षात्कार करे कि वहाँ के बच्चे कैसा फील करते हैं, क्या उनको लगता है कि यहाँ पे पढ़ करके उनके गार्जियन को वो फील आता है कि नहीं उनका भविष्य उज्जवल होगा, या बच्चों को लगता है। क्योंकि हमने और आपने तो अपने बच्चों को सरकारी प्राइमरी विद्यालयों में भेजना छोड़ दिया है, इसको हमें स्वीकार करना पड़ेगा। भले मैं तो सरकारी विद्यालय से पढ़ा हूँ, प्राइमरी क्या 8वीं तक मैं तो सरकारी से पढ़ा हूँ, लेकिन आज क्या मैं अपने बच्चे को भेजूंगा? सो आंसर है नो। तो उस पर क्या सरकार का ध्यान है? क्योंकि मेजर जो, जब बच्चा अगर प्राइमरी तक ही मजबूत नहीं होगा, जब जड़ ही कमजोर हो जाएगा तो फिर आगे तो कितना भी अच्छा गुणवत्ता कर ले, तो उस पर क्या कोई ध्यान है सरकार का? देखिए, सरकार का प्राथमिक विद्यालयों को लेकर के पूरा ख्याल है, क्योंकि पिछली बार जब विद्यालय को मर्ज करने की बात आई थी तो उस पर जब आखिरी समय आया तो उस पर सरकार के द्वारा ही यह निर्णय लिया गया कि सारे विद्यालयों को मर्ज नहीं करेंगे। और इवन आपने देखा होगा तो हमारे मंत्री जी ने भी इस बात को कहा कि पूरे ऐसा कोई भी उत्तर प्रदेश में विद्यालय नहीं है जिसका हम समायोजन करने चाह रहे हैं। अच्छा, ठीक। तो उस विद्यालयों को लेकर के जहाँ बच्चे कम हैं, इस पर चर्चा थी कि जहाँ कम बच्चे हैं या लगभग 15 या 20 बच्चे हैं उसको विद्यालय को मर्ज कर दिया जाए, ऐसी ही चर्चा थी। लेकिन बाद में सरकार ने उस सारी प्रक्रिया को रोक दिया। सरकार ने ज़मीन पर देखा कि नहीं, शिक्षकों ने उसकी रिपोर्ट दी, अभिभावकों ने उसकी रिपोर्ट दी कि हमारे बच्चों को दूर जाना पड़ेगा, शिक्षकों ने भी यह बात कही, उसके कारण से उस सारी प्रक्रिया को रोक दिया गया है। और मैं मानता हूं कि सरकार इस समय इतनी संवेदनशील है कि यदि किसी भी निर्णय को लेकर के कोई व्यक्ति अगर प्रभावित होता है तो उसके एक आम व्यक्ति की आवाज़ को सुनने वाली सरकार पहली बार ऐसा उत्तर प्रदेश में आई है। नहीं, वो तो है, क्योंकि पब्लिक आउटरीच था और उस पर बहुत सारा डिबेट भी हुआ और डिसीजन पलटा भी था, वो सही बात है। लेकिन मेरा जो दूसरा था कि जो आपने बोला अगर काम हो रही है गुणवत्ता पे, क्योंकि
प्राइमरी शिक्षा जो है वहाँ से वो रीढ़ है, एक तरीके से देखें तो जो नींव होती है वो मजबूत करना बहुत ज़रूरी है। और ज़्यादातर आबादी या तो जो गरीब तबका है वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में भेज नहीं पाता, और वो वहीं से फिर कटना शुरू हो जाता। जो गरीबी और अमीरी का गैप है, पिछड़ेपन और अगड़ेपन का, वो जाति से नहीं है, वो व्यवस्था से है, जो करंट है वहीं से वो क्रिएट हो जाता है। तो मुझे लगता है कि प्राथमिक शिक्षा पे सरकारों को ध्यान देना चाहिए, चाहे वो उत्तर प्रदेश की सरकार हो या देश के किसी भी प्रदेश की सरकार हो। दूसरा, अगर आप देखेंगे तो जो डिजिटल अभी आया है, डिजिटल एजुकेशन की वजह से क्या है कि अगर जो पब्लिक स्कूल्स है, जो प्राइवेट स्कूल है, वहाँ पे तो चीज़ें डिजिटली अवेलेबल है, बट प्राइमरी स्कूलों में उस तरीके की चीज़ें नहीं हैं। खास मैंने गुजरात में देखा कि वहाँ पे डिजिटल लाइब्रेरी बनाया जा रहा है और डिजिटल क्लासरूम बनाए जा रहे हैं, बट यहाँ पे ऐसा क्या कोई पहल चल रहा है प्राइमरी विद्यालयों में करने का, क्योंकि वो आज की ज़रूरत है? देखिए, हम तो ये कहेंगे कि सरकार डिजिटल लाइब्रेरी की तरफ हो, चाहे युवाओं को टेक्नोलॉजी की तरफ पढ़ाई वो करें, इसके लिए प्रयासरत। प्राइमरी विद्यालयों में भी कितनी अधिक से अधिक सुविधा दी जा सकती है, मैं आपसे आग्रह करूंगा एक बार सोनभद्र मेरे साथ विजिट करिए। अच्छा। पूर्वांचल का सबसे पिछड़ा जिला, लेकिन शिक्षा के में आधुनिक शिक्षा कैसे मिल सकती है ये मैं आपको सोनभद्र में भी दिखा सकता हूँ। मतलब आप लखनऊ से भी जोड़ेंगे तो सोनभद्र सबसे पीछे है, दिल्ली से जोड़ेंगे तो भी सोनभद्र सबसे पीछे है, लेकिन आधुनिक शिक्षा सोनभद्र में अच्छी मिल रही है सरकार। और जब उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों के प्रत्येक विद्यालयों में ब्रेंचेज नहीं हुआ करती थी, तब भी सोनभद्र के प्रत्येक प्राइमरी विद्यालयों में ब्रेंच हुआ करती थी, क्योंकि हमारी ही सरकार ने डीएमएफ का फंड जो होता है, अच्छा। डीएमएफ फंड जो डिस्ट्रिक्ट माइनिंग फंड होता है, वो सरकार, हमारी ही सरकार ने देने का काम किया था, और उसके माध्यम से हमारे ज़िले में जहाँ भी माइनिंग का खर्च आता है उसका 2% अपने ज़िले में ही खर्च होता है। एक बड़ा खर्च उस डीएमएफ का फंड सोनभद्र ज़िले में और मिर्ज़ापुर ज़िले में जहाँ भी खनन के क्षेत्र हैं वहाँ है। और हमको लगता है पूर्वांचल का ऐसा कोई ज़िला नहीं है जहाँ खनन नहीं होते हैं, जहाँ माइनिंग नहीं है। तो हर ज़िले में उस मद का उसी ज़िले में उपयोग करना है, और ज़्यादातर ज़िलों में शिक्षा के ही क्षेत्र में उसका उपयोग हो रहा है। यह भी मैं मानता हूं कि सरकार ने इस क्षेत्र में भी बहुत अच्छा काम किया है कि अनर्गल हम केवल रोड, नाली और इंफ्रास्ट्रक्चर की ओर न ध्यान देकर के शिक्षा व्यवस्था पे ज़्यादा ध्यान दिए हैं। ये हम सरकार को धन्यवाद देना चाहेंगे हम युवाओं की तरफ से। नहीं, मैं कोशिश करूंगा कि आऊं और देखूं और उसको दिखाऊं, देश को भी दिखाऊं, मतलब अपने चैनल के माध्यम से जितने दर्शक हैं उन तक पहुंचाऊं वो चीज़। अब आते हैं आपके पर्सनल जर्नी पे फिर से। आप अभी एमएलसी स्नातक वाला जो चुनाव है उसकी तैयारी कर रहे हैं, और अगर पार्टी आपको टिकट देती है तो चुनाव लड़ेंगे, तो उसका आपके लिए एज ए कैंडिडेट आप क्या इम्पोर्टेंस देखते हैं, और ये जो युवा इसमें एज ए वोटर भागीदारी करेंगे उनके लिए इसका क्या इम्पोर्टेंस है? देखिए, स्नातक निर्वाचन एक बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है, जिसमें ख़ास तौर से जो लोग पढ़े लिखे लोग हैं उनको ज़रूर, क्योंकि जब हम किसी लोकतंत्र के किसी व्यवस्था के ऊपर सवाल अगर उठाने के बारे में सोचते भी हैं तो सबसे पहले लोकतंत्र की उस व्यवस्था में मुझे भाग लेना पड़ेगा, तभी मैं उस पर सवाल उठाने का हक। सही बात है। इसलिए मैं ख़ास तौर से पढ़े लिखे लोगों से यह आग्रह करना चाहता हूं, क्योंकि जब मैं आज यह चुनाव ऐसा है कि जब हम निकलते हैं, जब चुनाव यह होता है, जिस तरीके से छात्र संघ का चुनाव है उसी तरीके से इसका वोटर लिस्ट भी हर बार बनाना पड़ता है। जैसे ही चुनाव समाप्त होगा इसका वोटर लिस्ट समाप्त हो जाता है, फिर अगली बार चुनाव होगा तो इसका वोटर लिस्ट पुनः बनवाना पड़ता है। जितने लोग फार्म भरेंगे उतने लोग ही इसके वोटर हो पाएंगे। सही बात है। तो मैं इस चुनाव के लिए ये मानता हूँ कि भाई इसमें सबसे बड़ी बात ये होनी चाहिए कि भाई जो लोग भी एक बार वोटर हो जाएं उसे दोबारा फिर से फार्म न भरना पड़े, ये बहुत नियम होना चाहिए। सही बात है। और दूसरी बात, खास तौर से जब मैं क्यों यह बात कह रहा हूँ कि पढ़े लिखे लोग ही, जब मैं फार्म भरवाने जा रहा हूँ तो लोग कह रहे हैं कि मेरे एटीएम कार्ड से मेरा पैसा गायब हो जाएगा, मुझे आधार कार्ड देना है, आधार कार्ड से। तो जाहिर सी बात है कि जब तक पढ़े लिखे वर्ग को यह विषय जानना चाहिए कि जब तक हम अपना ओटीपी किसी को नहीं देते हैं या फिंगरप्रिंट नहीं लगाते हैं तब तक मेरा पैसा अकाउंट से पैसा नहीं जाएगा। दूसरी बात,
इसमें ग्रेजुएशन फाइनल ईयर का मार्कशीट लगता है, उम्र की कोई सीमा नहीं है, और आधार कार्ड या वोटर आईडी कार्ड, दो में से एक चीज़ ये देना है। पिछली बार चुनाव जब हुआ उसके पहले यह चुनाव पूरी तरीके से व्यक्तिवादी चुनाव हुआ करता था, जातिवादी चुनाव हुआ करता था, और गुटों के काकस में यह चुनाव बंधा था। अच्छा। अपनी सरकार आने के बाद संगठन ने यह तय किया कि जितने प्रकार के चुनाव होते हैं सभी चुनाव में पार्टी पूरी तरीके से भागीदार होगी और हर सीट पर कैंडिडेट उतारेगी। अच्छा। नहीं तो पूरब में कोई गुट होता था, पश्चिम में कोई गुट होता था, बुंदेलखंड में कोई गुट होता था, और गुटों के ही काकस में यह चुनाव बंधा था। और पिछली बार जब भारतीय जनता पार्टी ने फोकस किया तब पहली बार यह गुटों का काकस तोड़ पाया और वास्तविकता में लोकतांत्रिक तरीके से इसका चुनाव हो पाया है। और भी मजबूती के साथ इस बार भारतीय जनता पार्टी स्नातक निर्वाचन और शिक्षक निर्वाचन यह दोनों चुनाव लड़ने जा रही है, और निश्चित तौर पर दोनों चुनाव में पार्टी अपना कैंडिडेट उतारेगी। हमारे जिम्मे भी पार्टी ने वोटर बनाने का काम दिया है, निश्चित तौर पर मैं वोटर बना रहा हूं। अगर पार्टी अवसर देगी तो चुनाव लड़ेंगे, नहीं देगी तो एक आम कार्यकर्ता के तरीके से जैसे चुनाव में पहले भी हमने काम किया है वैसे आगे भी काम करते रहेंगे। नहीं, सही बात है, पार्टी से जुड़े रहना है। आपको अवसर मिला तो आप खुद आगे बढ़ेंगे, नहीं तो जो जिसको कैंडिडेट सेलेक्ट करती है उसके साथ लगेंगे। और चुनाव जीतना मनसा है वो फिक्स है, पार्टी चुनाव जीते ये उद्देश्य है। नहीं, वो बीजेपी का एक सबसे बड़ा जो है विनिंग फैक्टर में से एक है कि यहाँ पे कार्यकर्ता मतलब मिला तो ठीक है, नहीं तो साथ में लगना है, पार्टी सबसे ऊपर है। युवाओं को क्यों इसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए? इतने सारे चुनाव तो हो रहे हैं, वो ग्राम प्रधान का हो रहा है, क्षेत्र पंचायत का हो रहा है, फिर उसके बाद जिला पंचायत हो रहा है, फिर एमएलए हो रहा है, एमपी हो रहा है, उसके बाद एक और चुनाव क्यों, उसमें मैं क्यों पार्टिसिपेट करूँ? मैं जब ग्रेजुएट आपसे ये जानना चाहता हूँ, और ये सारे ग्रेजुएट लोगों का भी सवाल हो सकता है कि मैं क्यों पार्टिसिपेट करूँ, इतना तो वोट दे रहा हूँ, एक और क्यों दो? देखिए, हर जनप्रतिनिधि का अपना अपना एक काम है। विकास के क्षेत्र में सभी जनप्रतिनिधि काम करते हैं, वो कर सकते हैं, वो स्वतंत्र हैं। लेकिन एक फोकस्ड बेस जो है, जैसे कि जब 6 प्रकार के जनप्रतिनिधि होते हैं विधायक, एक तो जनता के द्वारा चुन करके आते हैं, दूसरा राज्यपाल के द्वारा मनोनीत होते हैं, तीसरे जो है जो विधान परिषद होते हैं वो विधायकों के वोट के द्वारा चुन करके आते हैं, चौथे जो होते हैं वो जनता के चुने गए जनप्रतिनिधि यानी गांव के प्रधान, बीडीसी, जिला पंचायत के सदस्य, उनके वोट से, उसको स्थानीय निकाय एमएलसी बोलते हैं। अच्छा। उसके अलावा जो है शिक्षक एमएलसी होते हैं जो शिक्षकों के द्वारा वोट से चुन करके आते हैं, और एक स्नातक एमएलसी होते हैं जो ग्रेजुएट व्यक्ति जो 2000 मतलब अभी जैसे 2026 में चुनाव होगा उसके 3 वर्ष पूर्व तक जो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया है 2023 तक, अच्छा, वो व्यक्ति ही इसके वोटर हो सकते हैं। इसमें उम्र की कोई सीमा नहीं है, शिक्षा ही उसका। लेकिन इसमें युवाओं को इसलिए आगे आना चाहिए क्योंकि सदन में युवाओं, पढ़े लिखे युवाओं का अगर कोई विषय रखना है तो सबसे ज़्यादा अगर सुनवाई अगर किसी व्यक्ति होगी तो यही स्नातक एमएलसी की होगी। अच्छा। क्योंकि वह रोजगार के भी विषय को उठाएगा, वो शिक्षा की व्यवस्था को भी उठाएगा, कहीं की समस्या को भी उठाएगा। यह निश्चित तौर पर यह तय करता है कि पढ़े लिखे लोगों का यही व्यक्ति एक जनप्रतिनिधि है जिनके द्वारा चुन करके आया है। इसलिए भी युवाओं को बढ़ चढ़ करके इस चुनाव में भी भाग लेना चाहिए, वोटर भी बनना चाहिए, अपने परिवार को भी वोटर बनाना चाहिए और इस चुनाव में बढ़ चढ़ करके वोट भी देना चाहिए। सही बात है जो आपने बोला कि अगर उनकी पक्ष को विधानसभा में उठाना है तो उसके लिए जो एमएलसी है जो ये चुनाव के थ्रू जाते हैं उनके पास वो सबसे ज़्यादा अधिकार है। अपने निधि को हम कहीं भी खर्च कर सकते हैं, लेकिन हमें जो सदन में जिस लिए रखा गया है कि किसी क्षेत्र के इस विषय को उठाने के लिए, हम प्रॉपर वे में ग्रेजुएट व्यक्तियों के समस्या को सदन में उठाने का काम करने का काम कौन करेगा? तो स्नातक निर्वाचन का जो जनप्रतिनिधि है वही व्यक्ति करेगा। तो हम सभी लोग प्रयास करते हैं कि कम से कम
जो जनता के द्वारा चुन करके आया जनप्रतिनिधि है वो जनता की समस्याओं को उठा करके रखे। विधायकों के द्वारा जो चुन करके आए हैं तो जनप्रतिनिधियों से लेते हुए उनकी समस्याओं को भी, क्षेत्र की भी समस्याओं को वो व्यक्ति रखता है। लेकिन पढ़े लिखों का, अगर शिक्षकों की जो समस्या है वो शिक्षक निर्वाचन से चुना हुआ एमएलसी जो है वो व्यक्ति सदन में रखता है। तो इसलिए युवाओं को आगे आकर के जो रोजगार की बात युवा करते हैं, किसी क्षेत्र की समस्या की बात करते हैं, पीजी और यूजी की में जो शिक्षा की व्यवस्था की बात करते हैं, अगर उस विषय को सदन में रखने का काम अगर कोई जनप्रतिनिधि करेगा तो स्नातक निर्वाचन से चुना गया जनप्रतिनिधि ही रखेगा। एक सवाल, आप अगर भारतीय जनता पार्टी द्वारा प्रत्याशी घोषित किए जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी तो आपके लिए प्रयास करेगी, आप भी खुद भी करेंगे, लेकिन जो दूसरे मत के हो सकते हैं, जो दूसरे पार्टियों से जुड़े हैं या जिनको क्लियर नहीं है कि उनको किसको वोट देना है, वो आपको क्यों वोट दे? एक तरीके से आपका ये 2 लाइन या जो भी है 2 सेंटेंस का एक आपका खुद का कैंपेन का अगर हो कि नहीं, आपको युवा क्यों वोट दें, आपसे क्यों जुड़े? देखिए, युवाओं से मेरा विशेष आग्रह यह है कि छात्र राजनीति से बढ़ करके आगे आने वाले हर युवा को, समाज को राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ाना चाहिए। क्योंकि अगर मैं अपनी बात करूं तो जब छात्र जीवन में था तो शासन को पैसा वापस जा रहा था राजकीय महाविद्यालय का, उसके लिए मैंने आंदोलन करके सोनभद्र जिले में राजकीय महिला महाविद्यालय स्थापित हुआ। और मुझे लगता है कि प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि कोई राजकीय महिला महाविद्यालय प्राइवेट बिल्डिंग में लगभग 7 वर्षों तक चला। यह केवल और केवल हम लोगों के आंदोलन के कारण हो पाया। उसके बाद 2014 में यूपीएससी पेपर लीक का मामला हम लोगों ने उजागर किया और बाद में अनिल यादव को बर्खास्त कराने का भी हम लोगों ने काम किया। तमाम यहाँ से लेकर के आगरा तक आंदोलन किए। यूपीपीएससी पेपर लीक का मामला, उत्तर प्रदेश में लगातार ऐसा कोई पेपर नहीं होता था जब यूपीपीएससी पेपर कराए और पेपर लीक ना हो। ये 2014 से पहले अक्सर हुआ करता था। लेकिन आंदोलन के बाद अनिल यादव को बर्खास्त भी होना पड़ा और इसमें हम लोगों को जीत भी मिली। उसके बाद चाहे हिंदी भाषी छात्रों का आंदोलन हो, उसको भी हमने, और यह सब संगठन ने नेतृत्व करने का अवसर दिया। संगठन ने प्रदेश मंत्री बनाया था और इस नाते से नेतृत्व करने का अवसर मिला। निश्चित तौर पर मैं जानता हूं कि छात्रों की समस्याएं क्या हैं, बेरोजगार जो युवा हैं उनको रोजगार देने के लिए सरकार से या संगठन से किस तरीके से बात करनी है, इस विषय को भी मैं रखता हूं और आगे भी रखता रहूंगा। इसलिए भी मैं युवाओं से आग्रह करता हूं कि हम जैसे भाइयों को आगे आना चाहिए। नहीं, सही बात है, क्योंकि आपका एक लंबा अनुभव रहा है इन मुद्दों को उठाने का। मेरी और मेरे दर्शकों की तरफ से भी आपको शुभकामनाएं रहेंगी कि पहले तो पार्टी आपको टिकट दे और फिर उसके बाद आप एक विजय घोष करें, आपको विजय का तिलक लगे। आप आए, आपने दिल खोल करके बातें करी, बहुत सारी चीज़ें मुझे लगता है जो कि मुझे आपसे नहीं पूछना चाहिए था वो भी मैंने पूछा और आपने बहुत ही बेबाकी से उसका उत्तर दिया है, तो इसके लिए दिल से धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।